अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैंने आप सबसे राय मांगी थी कि टाइम क्या होना चाहिए ऑफ कैमरा स्टोरी का। बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मिले जुले हैं। अब मैंने मज़ीद भी अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे भी हैं, स्टोरी के नीचे भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो टाइम 5 बजे का है पाकिस्तानी टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, रात को जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसका एक अपना ही मज़ा है। रात को स्टोरी सुनने का ज़्यादा मज़ा है, रात को ही हमें स्टोरी का नोटिफिकेशन आए। तो इन कमेंट्स को देख के अभी मैं फ़ैसला नहीं कर सका कि क्या होना चाहिए टाइम और मुझे क्या रखना चाहिए। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग मज़ीद मुझे फ़ीडबैक दीजिए टाइम का, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कौन सा टाइम स्टोरी के लिए ठीक है। हो सकता है ये जो कहानी मैं रिकॉर्ड तो पहले एडवांस में कर लेता हूँ, इसको भी मैं किस टाइम चलाता हूँ मुझे नहीं पता। 5 बजे देखने को मिलती है, हो सकता है आप रात को 9-10 बजे इसको देख रहे हों। लेकिन जो बाकी वो है, मैंने कहा है कि मैं मंडे से थर्सडे तक 4 दिन स्टोरी चलाना चाह रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो फीडबैक था वो ये था कि नहीं, वहाँ 4 दिन नहीं 7 दिन कहानी होनी चाहिए, डेली कहानी होनी चाहिए, हमें रोज़ाना कहानी सुननी है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह लिखा हुआ था कि रोज़ाना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जैसे आपको बेहतर लगे। काफ़ी लोगों ने कहा कि ठीक है जो चल रहा है, ट्यूसडे टू फ्राइडे भी ठीक है। कुछ लगा नहीं ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। मंडे टू थर्सडे भी 4 डेज ठीक है। 4 दिन तो मैंने स्टोरी शुरू कर दी है। हाँ अच्छा, चलें एक काम करते हैं, मैं 5 दिन कर देता हूँ। एक शर्त है, आप इसको आगे फैलाएं नेकी समझ के कि लोगों के भी काम आए। बहुत सारे लोगों ने, मैंने जो अभी भी कहानी रिकॉर्ड करने से पहले जो मैं फीडबैक पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था परेशानियां दूर होती हैं आपकी कहानी से, प्लीज़ इसको ज़रूर रिकॉर्ड किया करें, कभी बंद ना कीजिएगा। तो आप लोग इसको फैलाइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं देखता हूँ मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों ने इसको ज़्यादा शेयर किया है और मुझे ये लगा तो ठीक है, मैं आपके लिए फिर 5 स्टोरीज़ शुरू कर दूंगा मंडे टू फ्राइडे तक। लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करते, अभी मंडे टू थर्सडे तक 4 कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहेंगी। अब आप इसको शेयर कीजिए, आगे फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मैं 5 भी शुरू कर दूंगा। हो सकता है आने वाले वक्त में मैं 7 भी शुरू कर दूं। तो थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का। मज़ीद भी मैं आपका फीडबैक चाहूँगा, आप मुझे ज़रूर दीजिए। कहानी के शुरू में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता होता हूँ, आज भी कर दूँगा। ईद सर पे है, आप लोग जो बाहर हैं, ऐसे गरीब, ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे जिनके पास खाना नहीं है, हमने कोशिश की, राशन पहुंचाया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प की, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में उसका अजर दे। ईद पे अगर किसी की खुशी का सामा बनना चाहते हैं कि वो भी खुशियों में शामिल हो सकें, जूती कपड़ा या कुछ भी ज़रूरत ईद की उनको मुहैया हो सके, तो ज़रूर व्हाट्सएप पे मुझे लिखिए कैश, CASH कैश लिख दिए तो मैं आपको फौरी अपना बैंक अकाउंट भेज दूंगा। आप उसमें डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। आपकी तरफ से वो सदका है, वो खैरात है, या वैसे ही आप किसी को ईदी देना चाहते हैं गरीब लोगों को, तो ईदी ज़रूर दीजिए। ये सबसे नेक काम है ज़िंदगी का, इससे बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है, इसको ज़रूर कीजिए। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है प्लस जमा का निशान, या 0092 लिख सकते हैं, या +92 भी लिख सकते हैं, +92 31366555500। और पाकिस्तान से कोई हेल्प करना चाहे तो डायरेक्ट जैज़ कैश बना हुआ इसी नंबर पे 031366555500। इस पर आप डायरेक्ट इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोनों का जो जैज़ कैश पे ऑलरेडी भेज रहे हैं या बाहर से भेज रहे हैं, पहले भी बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आपकी इस कोशिश को दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन सुमा आमीन। आज की कहानी मुझे भेजी है नबील मलिक ने आज़ाद कश्मीर से। उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी कहानी उनकी सुनते हुए मैं भी कुछ टाइम के लिए खो गया था। उन्होंने भी बड़ी अच्छी मंजरकशी की है। असल में तो उन्होंने मंजरकशी नहीं की, उन्होंने वो अपनी कश्मीर के उस वेदर को, उस मौसम को डिस्कस किया जो कहानी के दौरान उनके साथ पेश आ रहा था। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अभी AC तो नहीं चलाया मैंने, पंखे चल रहे हैं, लेकिन मुझे ठंड लगना शुरू हो गई थी गर्मी में उनकी कहानी को सुनते हुए। कोशिश करूँगा आप भी इंजॉय करें
और वेदर उस तरह का आपको कहानी के बीच में महसूस हो कि आपको भी लगे यार ठंड लगी है। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्यार भेजते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। बस लोगों से आप प्यार कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, तो अल्लाह ताला आपको भी बहुत इज्जत देगा, लोग आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। कहानी कुछ यूँ है, नबील कहते हैं कि मैं रंग साज हूँ, मिस्त्री भी वैसे काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे रंग साज से मुराद घरों के अंदर जो पेंट किया जाता है, रंगाई की जाती है, वो मैं काम करता था। जिस इलाके में, ये कहानी है 2017 की। नबील रियल नेम है उनका, बाकी कह रहे हैं फर्जी रख लें, रबील के साथ हम कामरान रख लेते हैं। उनके साथ जो लड़का था, जो कारपेंटर था, फर्जी नाम है उनका, और जो मालिक मकान था, हम उनका नाम मालिक मकान ही रख लेते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर सर्दियों में मौसम बहुत ही ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ़बारी होती है, और रास्ते बर्फ़बारी की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। हम लोग जो घर बनाते हैं, एक घर अगर दरख्तों के इस जगह पे है तो दूसरा घर वो दूर फासले पे है, और बीच में पथरीला रास्ता, बीच में दरख्त, और पगडंडी सी घर के जाती है। कुछ सड़कें नहीं बनी हुई है, कोई बहुत खुला चौड़ा रास्ता नहीं बना हुआ जो पहाड़ों में घर बने होते हैं। एक छोटी सी पगडंडी सारे समझ गए होंगे, लेकिन जो यूरोप वाले हैं वो भी सुनते हैं ना, तो उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। पगडंडी एक छोटे से रास्ते को कहते हैं जिसमें बैक वक्त एक या दो लोग भी मुश्किल से चल सकते हैं। एक लाइन सी बन जाती है बाइक गुजरने की वजह से या मुसलसल इंसान के गुजरने की वजह से, जहाँ पे इंसान के पाँव पड़ते रहते हैं, तो एक रास्ता सा तैयार हो जाता है चलने की वजह से। उसको ये लोग पगडंडी कहते हैं। असल में मेरा मूड इसलिए बड़ा अच्छा है, अभी कहानी रिकॉर्ड करने लगा हूँ तो एक छोटा सा बच्चा, इंसान का बच्चा नहीं, उन्हीं का बच्चा जो आप समझते हैं कौन है, जो मेरे दोस्त हैं जिनात, उन्हीं का बच्चा एक भागता हुआ मुझे नजर आया, तो मैंने कहा रुक 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 तुझे मैं पकड़ता हूँ, और वो गायब हो गया। जिस जगह मैं बैठा हूँ यहीं कहीं करीब ही, अब पता नहीं वो शैतान यहीं कहीं मौजूद है या चला गया है, बहरहाल यहीं कहीं फिर रहा है, छोटा सा है और इंसानी रूप में था। अच्छा जी, वो कहते हैं जो हमने घर बनाए हुए हैं वो पगडंडियाँ सी होती हैं, दूर दूर बने होते हैं, दरख्त होते हैं, दरख्तों के इतना झुरमुट से फैले होते हैं कि दिन को भी बाज़ोकात सूरज की किरणें डायरेक्ट ज़मीन पे इसलिए नहीं पड़ सकती कि दरख्तों ने ऊपर इस तरह की छतरियां बनाई होती हैं अपने पत्तों की। एक दरख्त के साथ दूसरा दरख्त इस अंदाज में आज़ाद कश्मीर के अंदर जुड़ा होता है कि ये एहसास तो होता है कि दिन है, रोशनी है, अंधेरा नहीं है, लेकिन वो जो धूप सी तेज पड़ रही होती है उसके लिए दरख्तों के झुंड से निकल के कहीं जाना पड़ता है, पहाड़ के किसी ऐसे हिस्से में, किसी ऐसी सड़क पे, किसी ऐसी पगडंडी पे जहां पे डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही हों। हर जगह पे डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं आती। मुझे मिस्त्री साहब ने मालिक मकान ने बुलाया और उन्होंने कहा, नबील मलिक कि यार वो मेरा घर तकरीबन मिस्त्री तैयार कर चुके हैं, तो अब दरवाजे शरवाजे कुछ लग गए हैं, कारपेंटर वहाँ पे काम कर रहा है, जो इसका नाम मैंने फर्जी कामरान रखा है, कामरान भी लड़का वहीं पे काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब बाकी थोड़ा बहुत जो काम चलता है वो मिस्त्री भी करता रहेगा, ये कारपेंटर भी कामरान तुम्हारे साथ करता रहेगा। तो नबील तुम ऐसा करो कि यार बाकी अपना साथ साथ रंग का काम भी शुरू कर दो। मैंने कहा जी ठीक है। मालिक मकान जिस घर में रह रहा था वो ऊपर पहाड़ों में घर था, और जो उसने अब नया घर बनाया था ये काफी नीचे करके था। कहते मैं दिन को वहां पहुंच गया, मैंने घर को जाके देखा, बड़ा सा गेट था। गेट खोल के जब हम अंदर दाखिल हुए तो अंदर कमरे बने हुए थे 3-4, एक हॉल था बहुत बड़ा, काफी अच्छा खूबसूरत उसने घर बनाया था। एक हॉल था काफ़ी बड़ा, उसको अभी दरवाज़ा नहीं लगा था। किचन साइड पे बना था, उसको दरवाज़ा नहीं लगा था। साइड पे बाथरूम बने थे, उनको दरवाज़ा नहीं लगा था। जो बेडरूम टाइप कमरे बने हुए थे उनको दरवाजे लग चुके थे। हॉल के बड़ा सा एक जो हॉल था उसके 2 दरवाजे लगते थे, दोनों दरवाजे नहीं थे। वो दरवाजे ज़मीन पे पड़े हुए थे जिनको देख के लगता था कि ये फौरी आजकल में लगाने वाले हैं। मालिक ने कहा
मेरी एक ख्वाहिश और भी है, क्योंकि कामरान का घर भी काफ़ी दूर है, तुम्हारा घर भी तुम जो बता रहे हो तकरीबन 2 घंटे के फासले पे है, तो रोज़ आओ और जाओ। क्या ख्याल है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, अगर मैं तुम्हें खाना पानी यहीं पे रोज़ाना मुहैया कर दूं तो जितने दिन काम नहीं ख़त्म होता, दिन रात बेशक काम करो या जब तक दिल करे काम करो, और रात को तुम यहीं पे दोनों सो जाओ। अकेला बंदा शायद ना सोए, कामरान भी इधर है, नबील तुम भी इधर हो, दोनों रात को इधर सो जाया करो, खाना मेरी तरफ से। नबील ने कहा ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूं, तो मैं रात को इधर ही गुजारूंगा। वो अपने घर गया, अपना सामान जो भी ज़रूरी होता है, जिस तरह बिस्तर है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, नबील वो लेके शाम को ही वहां पे पहुंच गया। ये जनवरी का महीना था, सर्दियों का महीना था। जनवरी में वो कहता है कश्मीर के अंदर बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, खुश्क सर्दी इस तरह की होती है कि ठंडी हवा चल रही होती है, और गलती से भी बारिश हो जाए तो फौरी तौर पे बर्फबारी शुरू हो जाती है। आजकल में बर्फबारी नहीं हुई थी, हो नहीं रही थी, लेकिन काफ़ी जगहों पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा मंजर अभी फ़िलहाल नहीं आया था कि रास्ते टोटली बंद हो जाएं। कहीं कहीं पे बंद थे, लेकिन अक्सर रास्ते खुले हुए थे। कामरान एक अच्छा लड़का था, कामरान से मिला, गाँव वाले थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके जानते थे, तो मैंने उससे हाल वाल पूछा भी क्या सूरत हाल है। उसने कहा ज़्यादातर काम हो गया है, कि लेकिन थोड़ा बहुत काम रह रहा है, ये भी तकरीबन कोई 10 दिन 15 दिन का काम है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों गपशप करते रहे, घर का विजिट किया, शाम का टाइम था, वहीं पे एक अभी लाइट जली थी, बाकी घर की अभी लाइटें वगैरह नहीं लगी थी, अभी बिजली का काम रहता था। तो सहन के अंदर एक बल्ब होल्डर के साथ लटका दिया गया था, सिर्फ वही बल्ब जलता था, बाकी घर के किसी हिस्से के अंदर भी रोशनी यानी कि बिजली नहीं थी। हम दोनों ने रात का खाना खाया, वहाँ हाल नुमा जो कमरा था, जिसके अंदर दरवाजे भी पड़े हुए थे, सामान भी रखा हुआ था। हमें रात को इसलिए रुकने का भी मालिक मकान ने कहा था, एक किस्म की हिफाजत भी हो जाएगी, कीमती सामान भी पड़ा हुआ था, और यहाँ रहेगा तो सामान भी चोरी नहीं होगा, काम भी ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब घर जाने की जल्दी होती है तो बंदा निकल जाता है, जब सोना उसने वहीं पर हो तो कहता है यार जल्दी ख़त्म करो काम को। हमने खाना वगैरह खाया, दोनों खाना वगैरह खाए कि अपने अपने बिस्तर में घुस गए, क्योंकि रात हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, सर्दियों का मौसम था। दोनों ने बिस्तर में घुसते ही अपने अपने मोबाइल निकाल लिए और मोबाइल पे ड्रामा देखना शुरू कर दिया, मूवीज़ देखनी शुरू कर दी। अमूमन जब आप यूट्यूब खोल लेते हैं और इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर देती हैं, दोनों ने अपने मोबाइल्स के ऊपर जो भी वीडियोज़ क्लिप ये वो तो कहते हैं, हम दोनों ने देखने शुरू कर दिए। टाइम तो हमने नहीं देखा, कि मैंने देखा कामरान ने कहा यार मुझे तो नींद आ रही है, मैंने सोने लगा हूँ। मैंने कहा चल यार फिर मैं भी सोता हूँ। हम दोनों ने अपने अपने मोबाइलों को बंद किया और उठा के, कामरान ने अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे रखा, मैंने भी मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया। लाइट जो थी वो सिर्फ बाहर नजर आ रही थी सहन में। इस हाल नुमा कमरे में भी अंधेरा ही था, बाहर की रोशनी अंदर भी आ रही थी, घुप अंधेरा तो नहीं था, लेकिन अंदर कोई लाइट नहीं चल रही थी। शदीद इतनी ठंड थी कि हम दोनों ने रजायां अपने मुंह पे ले ली। ये पहली रात थी हमारी उस घर के अंदर। पहली रात आपको बहुत कम ऐसा होता है किसी और जगह पे नींद आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आखिर नींद आ जाती है। वो किसी दूसरे देश में तो नहीं थे तो अपने ही गांव के एक घर में, लेकिन घर का बिस्तर नहीं था, किसी और का मकान था, और उसकी चारपाई पे बिस्तर के अंदर दोनों सोने के लिए लेट चुके थे। नबील कहता है कि मैं बिस्तर के अंदर मुंह करके इस तरह कुछ देर लेटा रहा। एक तन्हाई का एहसास भी था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जुमला एक कहा है, वो मैं आपको एंड पे सुनाता भी हूँ, उनकी स्टोरी का है, कि एग्जैक्ट तो मुझे जुमला याद नहीं, लेकिन मिलता जुलता है कि जब से MMTV का मैं फैमिली मेम्बर बना हूँ तो मेरे अंदर खौफ नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। कब मुझे नींद आ गई कहते हैं मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। कामरान भी कब सोया मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसने मुंह के ऊपर रजाई ले ली थी। सो हम दोनों सो गए। कश्मीर के एक घर के अंदर जहां पे बिल्कुल रात हो चुकी है, आबादी वैसे ही नहीं है, अभी भी यहां से कोई बाइक गुजरा है, उसकी शायद हल्की सी आवाज़ आई हो। वहां पे कोई रात के 7 बजे ही सवारियां ख़त्म हो जाती हैं, तो वहां पे 10-11 बजे कौन सा बाइक और कौन सी गाड़ी का हारन, कौन सा शोर शराबा। परिंदे तो वैसे ही बेचारे
दरख्तों पे सोने वाले परिंदे जैसे ही कुदरत का बनाया हुआ जो निज़ाम है, किरणें निकलती हैं तो वो चहचहाते हैं, किरणें सूरज की डूबते हैं तो सो जाते हैं। वो तो कब के सो चुके थे। ये तो इंसान था जो अपने मोबाइल पे लेट जागता रहा था। अमूमन गांव वाले 8 बजे सो जाते हैं, ये 10 बजे तक इसलिए जागते रहे कि काम आवाज़ आई है किसी को? ये वही है जो छोटा हरकतें कर रहा है, अब वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। खैर, हर तरफ खामोशी थी, इस घर के अंदर भी खामोशी थी। अगर कोई सांप, बिच्छू, इस तरह के जहरीले या रात को रेंगने और दौड़ने वाले जानवर कहीं उस कश्मीर की वादियों में फिर रहे थे तो सिर्फ वही जाग रहे थे। इंसान भी सो चुका था, परिंदे भी सो चुके थे, झींगड़ अपनी ड्यूटी देने के लिए मुसलसल आवाज़ें निकाल रहे थे, मेंढक भी बोल रहे थे और कुत्ते कहीं कहीं से दूर से जब भौंकते थे तो एहसास होता था ये जंगल नहीं है, दूर कहीं आबादी है, इक्का दुक्का घर आसपास भी हैं। वहां पे जब जानवर भौंक रहा है तो उसकी आवाज़ कानों में आती है। बट हर तरफ खामोशी थी। एक बड़ा सा हाल, उसके अंदर 2 चारपाई और दोनों गहरी नींद सो रहे थे। ठा की एक आवाज आई, वो इतनी जोर की आवाज थी कि गहरी नींद सोया नबील एकदम झटका उसको लगा। ऐसे लगा आवाज जैसे उसको करीब किसी ने एक थाल या लोहे का बर्तन ला के जोर से उस पर कुछ मारा हो। इतने करीब से आवाज आई थी जैसे उसको झटका लग गया। गहरी नींद में इंसान इतनी जल्दी नहीं जागता, तब वो जागता है जब होने वाला मामला बहुत शदीद हो। वो आवाज इतनी ऊंची ठा की आवाज थी कि नबील कहता है मैंने फौरन मुंह के ऊपर से जब कपड़ा हटाया तो उसी लम्हे मैंने देखा साथ वाली चारपाई पे लेटा भी कामरान अपने मुंह से रजाई हटा रहा था। यकीनन वो आवाज इतनी भारी भरकम आवाज थी कि कामरान ने भी सुन ली थी और वो भी जाग गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंदर घुप अंधेरा नहीं था जैसे मैंने पहले बताया, बाहर की रोशनी तो अंदर आ रही थी, इतना तो वो देख ही सकते थे कि दोनों जाग गए हैं। अभी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के इस अंदाज में देखा था जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि तुम क्यों जागे हो, क्या तुमने भी वो आवाज सुन ली है? तो उसी लम्हे उतने ही जोर से आवाज ठा की दोबारा आई जैसे पहले दोनों ने सुनी थी। अब उनको अंदाजा हुआ कि ये आवाज किसी और चीज की नहीं, गेट की आवाज है। और गेट को खटकाया नहीं जा रहा, बल्कि जैसे कोई वजनी हथौड़ा होता है, भारी भरकम हथौड़ा, वो वाला हथौड़ा जिसको इंसान दोनों हाथों से उठा सकता है, वो इतना भारी भरकम होता है। उस हथौड़े को उठा के गेट पे मारा गया हो तो सोचिए कैसी आवाज, कैसा साउंड पैदा होता होगा कि वो इतनी जोर से आवाज थी जैसे गेट इस हथौड़े की वजह से टूट के नीचे गिर जाएगा। वो दोनों जो उस आवाज से जागे थे, दूसरी दफा चोट सुन के एकदम से झटका लेके हैरान से हुए कि ये किस तरह की आवाज है। तो कहते हैं हमारी कश्मीरी बोली वहां पे जो बोली जाती है उसमें बाकायदा एक ऊंची आवाज आई, निकलो यहां से। और जो बोलने वाला था उसका गला क्लियर नहीं था, ऐसा लगता था जैसे गला उसका फटा हुआ हो, दबी दबी सी आवाज थी। वो बोल नहीं रहा था, चीख रहा था, ऊंची आवाज में बोल रहा था, लेकिन फिर भी गला फटा फटा सा था। बाहर निकलो, फटा हुआ गला कि वो चीख रहा है। बैठा हुआ गला कहते हैं या फटा हुआ कि वो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे किसी का गला खराब हो जाता तो इस तरह अंदाज होता है, मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा। ऐसी ही आवाज थी, निकलो यहां से, बहुत ऊंची। वो दोनों कहते हैं हम चौंक गए। पहले जोर से मारा गया जैसे हथौड़ा मारा हो, गेट मारने की तोड़ने की कोशिश थी, और फिर एकदम से कोई आवाज आई है, निकलो यहां से। अभी मर्द की आवाज खत्म ही हुई थी कि उसी अंदाज में फटे हुए गले के साथ एक औरत की भी आवाज आई, निकलो यहां से। उसका भी गला फटा हुआ था। ये दो आवाजें क्लियर जैसे ही सुनी तो उसके बाद उनके कानों ने आवाज सुनी, पीछे एक शोर सा था। ये मर्द और औरत नहीं थे, पीछे और भी बहुत सारे औरतें, मर्द और बच्चे तक शामिल थे जो चीख रहे थे, क्या बोली बोल रहे थे। ऐसा लगता है जैसे 15, 20, 30, 40 लोगों का कहीं पे मजमा लग जाए और वो मजमे के तमाम लोग जो एक जगह पे जमा हों, जोर जोर से कुछ कह रहे हों।
और फटे हुए गले से, दबी हुई आवाज से जो समझ आ रहा था, उनको गुस्सा था, तुम्हें किसने इजाजत दी है यहां पे रात गुजारने की? निकलो इस घर से, ये हमारा घर है, निकलो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये आवाजें एक ऐसे गांव के नए घर के अंदर जो जेरे तामीर है, जिसके अभी दरवाजे भी लगने हैं, बिजली का काम होना है, बिल्कुल एक नया घर है, अभी रंग भी नहीं हुआ, रंग साज और कारपेंटर लेटे हैं, और रात के पहर कोई इस तरह बाहर खड़े होकर आवाजें निकाल रहा है और साथ साथ गेट को पीट भी रहा है जैसे तोड़ डालेगा, तो बड़े से बड़ा तुरम खान भी होगा तो वो डर जाएगा। नबील ने कहा कामरान से, यार ये क्या हो रहा है? दोनों ने अपने अपने तकिए के नीचे से अपने मोबाइल निकाले, उन दोनों ने मोबाइल्स की लाइट ऑन की, रोशनियां जला ली, टॉर्च ऑन कर ली मोबाइल्स की। गांव में अमूमन जो छोटे सेट रखे जाते हैं उनके आगे टॉर्च बनी होती है बाकायदा तौर पे। कहते हैं हमने टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखना शुरू हो गए, वो हाल खाली था। आवाज़ें अब भी आ रही थी, पूरा एक मजमा बाहर खड़ा था, बच्चों तक की आवाज़ें आ रही थी, औरतों की, मर्दों की आवाज़ें आ रही थी, सब मिलके दरवाजे को पीट रहे थे और यही मुसलसल कहे जा रहे थे, निकलो इस घर से, ये हमारा घर है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है इस घर में रात गुजारने की? आवाज़ सबकी ऐसी थी, फटा हुआ गला, अजीब सा गला, कुछ लोगों की आवाज़ समझ आती थी और कुछ की आवाज़ तक समझ नहीं आ रही थी कह क्या रहे हैं। इसी गले में निकलो यहां से सबकी आवाज़ें मिली जुली थी। तो वो कैसा एक रात के पहर में शोर होगा जहां पे बिल्कुल सन्नाटा सा था, एक झींगड़ जो बोल रहा था कहीं खौफ के मारे वो भी चुप कर गया था, बट हर तरफ ये आवाजें जरूर थी, निकलो, टस 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 टस, निकलो यहां से, टस टस टस, तुम्हें यहां पे किसने रहने की इजाजत दी है, टस टस टस। वो दरवाजा भी खटकाए जा रहे थे और मुसलसल बोले जा रहे थे। वो कहते हैं हम इसी तरह टॉर्च जलाए वहां पे बैठे रहे, ऐसे गुमसुम हो गए। वो कहते हैं मदर भाई, मैं MMTV फैमिली का हिस्सा होने के जब से बना हूं तो मेरे अंदर खौफ तकरीबन ख़त्म ही हो गया, मैं डरता नहीं हूं, मुझे खौफ नहीं आता, मैं रातों को कई जगहों पे चला जाता हूं। लेकिन इस समय मंजर ऐसे था, इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी, ये गांव वाले तो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि रात को आके किसी को गेट को तोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि आज तक गांव में ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। दोनों ही हम समझ गए थे ये वही मखलूक है जिसको छुपी हुई मखलूक, जिनको जिन्नात कहा जाता है। तकरीबन वो कहते हैं अंदाजा है हमारा आधा घंटा हम इसी तरह गुमसुम से लगे रहे। गुमसुम से लगे रहे से मुराद, टॉर्च तो जला चुके थे, मोबाइल हाथ में थे, ऐसे गुमसुम से बुत से बन के, जिस तरह कहते हैं ना सहम से बैठ के, उसी तरह बैठे रहे सहम के। कुछ समझ नहीं आई, ना कामरान ने बात की ना नबील ने कोई बात की, दोनों ही चुप ऐसे खामोशी के साथ उन आवाज़ों को सुनते रहे। और सुनते सुनते कहाँ खो गए, बैठे बैठे बेहोश हो गए, बैठे बैठे पत्थर बन गए, बैठे बैठे दिमाग माउफ हो गया, कुछ पता नहीं। कहते हैं जब आवाज़ें बंद हो गई तो एक से जिसने झटका सा लिया कि नींद में हैं, तो पता लगा नहीं जाग रहे हैं। कामरान की तरफ देखा तो वो भी उसी तरह हौंका बौंका बैठ के बन के बैठा हुआ था। तो नबील ने कहा कामरान, हाँ। तो लगा कि वो भी जैसे अभी नींद से जागा हो, वो भी अभी ऐसे जैसे किसी तिलिस्म से निकला हो, किसी जादू, किसी सहर से निकला हो। उसका दिमाग जिसका मऊफ हो गया था उसने भी हाँ इस तरह अंदाज में किया जैसे सहर टूटा और वो वापस आया। उन्हें कहा निकले। कामरान बोला आवाजें खत्म हो गई हैं। उन्हें कहा निकलो, उठो। वो दोनों वहां से उठने लगे हैं तो देखा मोबाइल दोनों के हाथ में नहीं है। एकदम एहसास हुआ, बात नहीं की एक दूसरे से मोबाइल के, लेकिन एहसास हुआ मोबाइल जो हाथ में थे अभी मोबाइल हाथ में नहीं है। मोबाइलों की परवाह किसको थी इस वक्त? वो दोनों उठे हैं अपने अपने बिस्तर से, जल्दी से जूते पहने हैं, सर्दी का एहसास खत्म हो चुका, जिस्म खौफ के मारे पसीना आ रहा। तो वहीं पे कामरान कहता है मैंने अपने लेफ्ट पे देखा तो बहुत ज़्यादा मर्द, औरतें, बच्चों की परछाइयाँ जैसे होती हैं, साए जैसे होते हैं, इंसान जैसे किसी रोशनी में गुजरे, उसके ऊपर दूर से कहीं बल्ब की रोशनी पड़ रही हो तो उसका साया नज़र आता है।
तो वैसे ढेर सारे साए थे, गिनती करना मुश्किल था, कोई एक नहीं, बेइंतहा थे। उन सायों को देख के लगता था हर कद के हैं, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी। उसने उन सायों को देखा और खौफ में मुब्तला हुआ, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा। तो नबील कहता है मैंने भी अपने राइट साइड पे देखा तो सिचुएशन सेम वहां भी वही थी। उसी हाल कमरे के अंदर जहां पे हम कुछ देर पहले बैठे बैठे तिलिस्म ज़दा हो गए थे, दिमाग माऊफ हो गए थे, वहीं अब उठ के जाने लगे हैं। तो उसने लेफ्ट पे देखा, नबील ने राइट पे देखा, सेम उसी तरह के साए ही साए, परछाइयां थी, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की। कहते हैं बस हमें ये था कि हमने निकलना है जल्दी से। हम तेज चलते हुए जैसे कैसे बाहर गेट पे पहुंच गए। अब गेट जो मुसलसल बजाया जा रहा था, बजाना बंद हो चुका था। हमने जल्दी से गेट खोला। गेट खुल के जैसे ही बाहर निकले तो हमारी आंखों ने एक मंजर देखा। एक अजीबो गरीब जिस्म था, बला थी, जिन था, क्या था। उसकी हमें टांगे नजर नहीं आई, उसकी हमें कमर नजर आई। वो इतनी ऊंची थी कि इस मकान की जो ऊपर छत थी, उसकी छत तक कमर ही कमर थी, और वो झुका हुआ था। वो दूसरी तरफ जो झुका हुआ था, हमें इतना अंदाजा था कि ये कमर जिस तरह होती है, इस तरह की ये कमर है। ये परछाई नहीं थी जो अंदर देखी थी, वो साए थे, शैडो थे, परछाई थी। ये एक ब्लैक था। टांगें थी तो नजर नहीं आ रही थी। जिस्म और कमर ऐसी थी, बाजू ऐसे थे जैसे इंसान के होते हैं, लेकिन कद जो था, कभी भी इंसान का इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि मकान की छत से भी, यानी कोई 10-15 फुट ऊंचा उसका कद चला गया था, और आगे को भी वो झुका हुआ था। तो वो कितना ऊंचा होगा कि छत तक सीधा था और आगे झुका हुआ था। हमने उसको झुका हुआ देखा और वो जमीन से ही शुरू हो रहा था, काला स्याह था। वो साया नहीं था, वो बकायदा कुछ था। हमने उसको जैसे देखा तो रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो गेट जिससे हम बाहर निकले, गेट के बिल्कुल साथ एक लंबी सी दीवार थी, उसी दीवार के साथ खड़ा हुआ था, और ऊपर की तरफ जाते घर के ऊपर ही झुका हुआ था। यानी उसका जो गर्दन थी, उसका जो सर था, वो घर के छत का ऊपर वाला जो हिस्सा था उसके ऊपर गया हुआ था। वो छत की ऊपर क्या ढूंढ रहा था, उसका जिस्म वहां पे क्या कर रहा था, हमें नहीं पता। बस हम एक झलक ही देखी है, दोनों ने देखी है उसको झुके हुए। अजीब व गरीब उसका मुंह तो हमने देखा नहीं, सिर्फ कमर से अंदाजा हुआ, इंसान से मिलती जुलती कमर। लेकिन चौड़ी कितनी है? तकरीबन समझ लीजिए 10 फुट चौड़ी, लंबा 15 फुट ऊंचा है, 10 फुट चौड़ा है। 10 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा, जो आगे को भी झुका हुआ है। वो कितना बड़ा जिस्म होगा जिसकी 1 सेकंड की झलक इंसान के लिए काफी है। जो अंदर से डरा सहमा आया है और बाहर ऐसी बला को देख ले तो वो कहां रुकता है। इंसान को एक चीज याद होती है कि मैंने अपनी जान बचानी है, और हमने दौड़ लगा दी। अब हमने ऊपर पहाड़ की तरफ चलना था, पगडंडियों की तरफ जाना था, पगडंडियों वाला रास्ता था, और हम दौड़ते रहे, चोटें लगती रहीं, गिरते पड़ते रहे, भागते 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 जब हम तकरीबन उस घर के करीब पहुंचे जो उस माले के मकान का घर था, तो रास्ते में ही हमें एक कुत्ते से हमारा आमना सामना हो गया। ये एक काला स्याह सा कुत्ता था जो मुसलसल हमें देख के भौंकना शुरू हो गया दूर से ही। और हम जो पहले ही एक आफत से भागते हुए आ रहे थे, रास्ते में जब कुत्ते को देखा और कुत्ते की आवाज़ जो दूर से भौंकने की आ रही थी, हम जूं जूं करीब जा रहे थे वो भी आवाज़ करीब आ रही थी कि एक लम्हा ऐसा आया कुत्ते का और हमारा फासला बिल्कुल कम हो गया। वो सामने मौजूद था और इस अंदाज में झपटने के लिए तैयार था जैसे वो बता रहा हो भौंक भौंक के, तुम्हें मैं उधेड़ के रख दूंगा, मैं तुम्हें चीड़ फाड़ के रख दूंगा। वो इस अंदाज में था। वो दोनों जो पसीने से शराबूर हाँपते कांपते भागते गिरते चोटे खाते यहां तक पहुंचे थे, हाँपना शुरू हो गए। उधर वो झपटने के लिए तैयार है, भौंकी जा रहा है, इधर ये हाँप रहे हैं। तो वहीं पे नबील के दिमाग में आया कि मुझे डंडा उठाना चाहिए, नहीं तो ये तो हमें चीड़ फाड़ के रख देगा, जितना बड़ा ये कुत्ता है और जिस अंदाज में ये भौंके जा रहा है। तो मैंने कामरान से कहा, कामरान फौरी डंडा उठाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। और पहाड़ों में
इन दरख्तों के बीचों में लकड़ियां, डंडे, ये आम पड़े मिल जाते हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में हमें ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी, इधर उधर से हम दोनों ने डंडे उठा लिए। जैसे ही डंडे उठाए उसको मारने के लिए, तो सामने कोई भी नहीं था। तभी कामरान ने कहा कि हमारे दिमाग माउफ हो चुके हैं, हम दोनों पागल हो चुके हैं, खौफ हमारे ऊपर इतना सवार हो चुका है नबील कि हमें इतने पागल हैं, पागलों की तरह भागते आ रहे हैं उधर से चीजें देख के। आगे कुत्ता भी खड़ा हुआ है, हम दोनों की अक्ल मारी गई है। हम कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे, हम आयत क्यों नहीं पढ़ रहे यार? हमें कम से कम फौरी तौर पे जब हमने वहां पे चीजें देखी हैं, अंदर चीजें देखी हैं, गेट पे देखी हैं, बाहर उस बला को देखा, इसका मतलब वो बला उसने भी देखी थी, वो मुंह से कह रहा था, उस बला को भी देखा, तो फौरी तौर पे हमें यार तिलावत करनी चाहिए थी, फौरन कुरान पढ़ना चाहिए था। हमें क्या हो गया, हमने इस तरफ सोचा क्यों नहीं? तभी नबील को भी एहसास हुआ, हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। ऐसे मौकों पे तो यही तो मौका होता है जब बहादुरी दिखानी होती है, अपने आप को नॉर्मल रखना होता है और फौरन पढ़ाई करनी होती है, ताकि जो चीज भी है आपको नुकसान भी ना पहुंचाए और आपके अंदर हौसला भी आए। बस वो कहता है उसी लम्हे हम वहीं दोनों खड़े हो गए और हमने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। हम दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने अपने पर फूंका, तो ऐसा लगा जैसे हम नॉर्मल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसा वजूद हल्का हो गया, ऐसा लगा जैसे वजूद इतना भारी था कि अपना जिस्म नहीं, अपने जिस्म को भागते हुए इस अंदाज में महसूस कर रहे थे जैसे कोई 10 जिस्म हम और भी खींचते हुए आ रहे हैं। रस्सों से बांध दिया गया हमारे पीछे भी जिस्मों को, हम उनको भी खींच के लेके आ रहे हैं। और जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारी, ऐसा लगा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया दोनों का। तब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मालिक मकान के, क्योंकि हमारा घर तो 2 घंटे के फासले पे था, करीब मालिक का ही घर था, ऊपर मालिक का घर था, नीचे नया बना रहा था। हमने दरवाजा जाके खटखटाया तो मालिक की आवाज़ आई, कौन है? क्योंकि वो भी बड़ी मुश्किलों से रात को गहरी नींद सो रहा था। उठ के तो आ गया दरवाज़ा पीटने पे, लेकिन उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि रात के इस पैर कौन आया है मेरे घर। उसने दरवाज़ा खोला, पहले पूछा कौन है, तो हमने उनको बताया नबील और कामरान। ने कहा तुम इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा दरवाज़ा तो खोलें। उसने दरवाज़ा खोला और हमारी हालत देख के उसको अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? हमने कहा हम आपको अंदर चल के बताएंगे, हमें अंदर आने दीजिए। उसने हमें अंदर फौरन जल्दी से कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से। उसने हम अंदर दाखिल हुए, उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा क्या हुआ। हमने फौरी तौर पे हाँपते कांपते वो वाक़या उनको सुनाया जो घर में उनके साथ हुआ था। उसने कहा चलो ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, मेरा कमरा जो है वो खाली है, तुम लोग वहाँ पे रात को सो जाओ, सुबह मामले की तहकीक करते हैं क्या माजरा है। वो कहते हैं हम दोनों ऊपर तो चले गए, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी जो हम पे बीती थी। हम दोनों रात सारी बातें करते रहे, जागते रहे, उस वाक़ये को डिस्कस करते रहे। नबील कहता है जो जो कुछ मैंने देखा था सेम वही कुछ कामरान ने देखा भी था और सुना भी वही उस आवाज़ को था जो जो आवाज़ मैंने सुनी थी। सुबह हुई तो फिर से मालिक ने वाक़या पूछा, हम दोनों ने उसको वाक़या सुनाया। तो उसके बाद एक आमिल साहब को बुलाया गया और उनको लेके मैं, यानी कि नबील, कामरान, मालिक मकान और आमिल दिन की रोशनी में उस घर में पहुंचे। आमिल ने वहाँ पे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद कहा मेरा इल्म ये कहता है यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिनको हटा दिया गया। उन पत्थरों पे बहुत पुराना एक जिन्नात का कबीला आबाद था। अब ये घर तो बन चुका है, लेकिन वो कबीला अभी भी इस घर के अंदर आबाद है। तुम लोग काम भी कर सकते हो, लेकिन रात को इसके अंदर रह नहीं सकते। तुम लोग दिन को इसको काम करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, रात को यहां पे रुकना मत। ये कुछ उसने कहा और उसके बाद चला गया। तो मुझे मालिक मकान ने कहा हाँ दिन को काम कर लोगे? हमने कहा हाँ, हम रात को नहीं रुक सकते, दिन को कोई मसला नहीं, हम काम कर लेंगे। और यूं दिन को हमने काम शुरू कर दिया। जो मिस्त्री था हमारे साथ, तीसरा या मजदूर आते थे, हमने किसी से कोई भी बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मालिक मकान ने कहा था आप लोगों ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। अगे रात को कैसे रहना है ये बाजरा मैं बाद में हल करूंगा, पहले मकान बन जाए, बात की बाद में देखेंगे, अभी रात को आप लोग ना रहें, अपने घर चले जाया करें। तो दिन को और लोग भी आ जाते थे, मिस्त्री आता था, मजदूर आते थे,
हम लोग भी उनके साथ मिलके, काफ़ी लोग होते थे, हम काम कर लेते थे। अंधेरा होने से पहले पहले वैसे भी मिस्त्री और मजदूर अपना काम ख़त्म कर लेते, हम भी उनके साथ वहाँ से रवाना हो जाते। तकरीबन 5-6 दिन गुजर गए। जो मेरे साथ वहाँ पे मिस्त्री था, मिस्त्री ने मुझे कहा सुबह आते ही कि यार एक दोस्त है, वो फलां जगह पे ऊपर पहाड़ पे रहता है, उनकी शादी है, तो उसने मुझसे शादी पे, वो लोग करते हैं वहाँ पे, आपको पता है, असला वगैरह लेके चलाते हैं, तो उसने मुझसे मंगवाया है और मेरे पास कानूनी इसका लाइसेंस है, तो मैं उसको देने जाना है, उसको पैसे पकड़ने हैं और उसको दे के जाना है। यार तू मेहरबानी कर, मेरे साथ चल। नबील ने कहा ठीक है, जानने वाला था मिस्त्री, मैं तेरे साथ चला जाऊँगा। उस बंदे से रब्ता करते करते जो सुबह की जाना था, दिन हो गया, दिन से शाम हो गई। शाम को उससे रब्ता हुआ, उसने कहा मेरे मोबाइल का मसला आ रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, मैं दूर कहीं था, तो मेहरबानी करो यार, मुझे कल लाजमी चाहिए, हर सूरत में, आज रात को चाहिए, कल मुझे चाहिए, आज रात आप हर सूरत में मेरे पास आ जाए, मेहरबानी करें, मैं आपको उसी वक्त पेमेंट कर दूंगा। उसी वक्त जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो हाँ, वो भी भूल गए थे, मैं भी बताना भूल गया, उनके जो मोबाइल हाथों में थे और वो जो पकड़े पकड़े दिमाग माउफ हो गया था, और जब उनके दिमाग नॉर्मल हुए थे तो उनके हाथों में मोबाइल नहीं थे। अगले दिन जब वो आमिल को लेके वहां पे पहुंचे थे, तो वो कहते हैं हमारे मोबाइल अंदर उसी हॉल नुमा कमरे से मिले थे, एक बिल्कुल उस कोने के अंदर पड़ा हुआ था और दूसरा का मोबाइल दूसरे कोने में पड़ा हुआ था, टूटे हुए या खराब हुए नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। पावर उनकी ऑफ थी, दोनों की लाइटें हमने जलाई हुई थी, बैटरी को ख़त्म नहीं होना चाहिए था, या शायद बैटरी ख़त्म हो गई, वो जलते रहे, हमें नहीं पता। पावर उनकी ऑफ थी, एक उस कोने में था, एक उस कोने में था, लेकिन टूटे हुए नहीं थे। हमने अपने मोबाइल उठा लिए थे। अब जब फ़ोन पे बात कर रहे थे उस बंदे के साथ के, फौरी मिस्त्री ने कहा मुझे निकलना है, तो मैंने यूं ऊपर की तरफ देखा और कहा यार ऊपर मौसम देखा है, क्योंकि आज सुबह से ही बादल बने हुए थे, और जनवरी के महीने में आज़ाद कश्मीर में कहते हैं जब बादल बन जाते हैं तो उस दिन बर्फबारी भी टका के होती है, शदीद ठंड सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। कहता है मैंने मिस्त्री को कहा यार सुबह निकलना था, अब रात होगी, कैसे जाएंगे? उसने कहा यार आना जाना करना है, बस जाएंगे, उसको देंगे पैसे, पकड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। उसने कहा फिर देर ना कर, फौरी तौर पे चल। जाना किस तरह? उसने कहा पैदल जाना है। कहते हैं हमने कहा ठीक है। हमने अपना सामान वगैरह जो भी था वहां का रखने शकने वाला खत्म किया काम को, और हम दोनों वहां से रवाना हुए। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे पहाड़ी रास्ते से चलते हुए कि एकदम से बादल ने गरजना शुरू कर दिया। बादल की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे बादल कह रहा है आज तो बरसूंगा, रिमझिम सी कर दूंगा, इतनी बारिश बरसाऊंगा, इतनी बर्फबारी बरसाऊंगा, तुम्हें लग पते जाएंगे। और एकदम बिजली भी चमकती थी। जब उस अंधेरी रात में शाम के टाइम, जब शाम हो और बादल ऊपर हो तो रात हो जाती है, जहां पे दरख्त ही दरख्त हों और उनकी किरणें सूरज की दिन के टाइम रात जमीन पे, दिन के टाइम भी सूरज की किरणें जमीन पे ना पड़ सकती हों, तो वहां पे जब बादल आ जाएं तो दिन को ही रात हो जाती है। तो शाम थी, तकरीबन 5-6 मगरिब का टाइम हो चुका था, तो अंधेरा घुप हो गया था कि वो जब बिजली चमकती थी तो हर तरफ रोशनी फैलाती थी, तो एक खौफ का सा एहसास होता था, क्योंकि खाली बिजली नहीं, उससे पहले ठा की आवाज आती थी, बादल गरजने की जोर से आवाज आती थी, फिर बिजली चमकती थी और ठंडी यख हवा चल रही थी। हम उस रास्ते से निकल के उस रास्ते पे आ गए थे जो अब ऊपर की तरफ जाता था। हम जब उस रास्ते पे चल रहे थे तो बर्फबारी भी शुरू हो गई। ये एक आम सी बात होती है इन पहाड़ों के अंदर, इस तरह बर्फबारी होना कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन हम बर्फबारी में भी चलते रहते हैं। अब एक खुश्क सर्दी सी चल रही थी, बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी इस तरह ताज़ी ताज़ी हो रही थी कि हम चलते जा रहे थे। जो सफ़र हमने 1.5 घंटे में करना था, अब वो सफ़र हमारा 3 घंटे में तय होना था, क्योंकि रास्ता उस पगडंडी का बर्फ़ ढांप रही थी। वो जो रास्ता क्लियर था, नज़र आ रहा था, बर्फ़ की गिरने की वजह से बंद होता जा रहा था, बर्फ़ उसको अपनी सफ़ेदी से ढांपती जा रही थी। सर्दी थी कि बढ़ती जा रही थी। बिजली जब भी चमकती, बादल गरजता, तो बिजली रोशनी करके दिखाती कि देखो चारों तरफ
सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, बर्फ़ गिर रही है। क्योंकि वो कहते हैं हम उस पहाड़ पे आ चुके थे जहाँ पे ऑलरेडी बर्फ़ थी। हर जगह पे नहीं होती, कुछ जगह पे होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। जनवरी का महीने में अमूमन बर्फ़ होती है। तो अब जहाँ जहाँ पे बर्फ़ नहीं थी वो जगह हम छोड़ आए थे, यहाँ तो पहले से ही बर्फ़ थी और मज़ीद बर्फ़बारी हो रही थी। रास्ते ढांप लिए थे सफ़ेदी ने, जो बर्फ़ के गोलों की सफ़ेदी थी। एक ठंड का सा एहसास था। दोनों ने शालें तो ओढ़ी हुई थी लेकिन फिर भी ठंड लग रहा था। सर से बर्फ़ को झाड़ते, जिस्म से बर्फ़ को झाड़ते, हाथों को यूं ठंडा गर्म करने की कोशिश करते, मुंह से इतने शदीद धुएं निकल रहे थे, कपकपाहट हो रही थी। सर्दी बता रही थी कि आज कितनी सर्दी है। ऊपर से जो गरज रहा था, बूंदें भी फेंक रहा था। पत्तों से जब कतरे गिर रहे थे तो वो और एक ठंड का एहसास पैदा कर रहे थे। जिस्म झुरझुरी सा ले रहा था, जिस्म कांपना शुरू हो गया था और वाइब्रेशन जिस्म के अंदर इस तरह की हो रही थी कि जिस्म अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। ये पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी लोग थे, आदी थे। अगर कोई ये शहरी होता तो वहीं पे ही बैठ जाता कि नहीं, मेरे ऊपर कंबल डालो, मुझे शदीद ठंड लग रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन ये एक आदी लोग थे जो इस मौसम में भी सफ़र करते थे। वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे। रास्ता मुश्किलों से वो देख पा रहे थे। वहीं के पले बड़े थे, इसलिए बर्फ़ होने के बावजूद भी रास्ता ढूंढते जा रहे थे और दोनों मिस्त्री और नबीर चलते हुए जा रहे थे। वहीं उनके सामने कोई और शख्स भी था जिसने ब्लैक कलर की शाल गर्म सी ओढ़ी हुई थी। उसके ऊपर भी बर्फ़ के गोले गिर रहे थे। वो उनसे काफ़ी फासले के ऊपर था। कभी वो करीब थोड़ा सा आता लेकिन उसकी स्पीड तेज़ थी, फिर वो आगे चला जाता। वही पगडंडी जिस पे इस वक्त बर्फ़ ने अपने आप को पगडंडी पे इस तरह गिरा दिया था कि वो पगडंडी बर्फ़ से छुप गई थी, सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी। तो उस शख्स को वो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो भी इसी रास्ते से ही सीधा जा रहा था। वो भी अपने सर को इस तरह झाड़ता था, खांसता था और अपनी शाल को पकड़ के ज़ोर से झटका देता था ताकि उस पर जो बर्फ़ जम चुकी है, वो काली शाल जो सफ़ेद हो चुकी है बर्फ़ की वजह से, वो यूं झाड़ता तो सफ़ेदी गिर जाती और फिर से शाल साफ़ हो जाती। वो सर से भी हटाता, खांसता फासले से। वो भी कहीं यहीं कहीं का रहने वाला था। वो तकरीबन इनसे 100-150 कदम आगे चल रहा था। ये भी खामोशी से चलते जा रहे थे, हाथों को गर्म करते। रुकना नहीं था, रुकते तो ठंड लग जाती। जिस्म चल रहा था, जिस्म गर्म था। चलने से खून की गर्दिश तेज़ होती है, सो इनकी भी गर्दिश तेज़ थी, इसलिए ये अभी तक चल रहे थे। लेकिन वो जो गरज रहा था, वो जो कतरे बरसा रहा था, बारिश की बूंदें नीचे गिर रही थी, साथ में ठंडी यख हवा चल रही थी, वहीं पे ही बारिश के कतरों ने मौसम को और इतना ठंडा कर दिया था कि शदीद ठंड का एहसास हो रहा था। वो दोनों कपकपाते हुए जा रहे थे। सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी और बर्फ़ एक अपनी ठंड रखती है और ठंडी हवा जब उस बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर से अपने आप को रगड़ती हुई इनके चेहरे, हाथों और जिस्म को छूती थी, तो जितनी भी शालें गर्म हो उनको चीरती हुई अंदर से ठंड उनके जिस्म को जाके टकराती और बताती, मैं कितनी ठंडी हवा हूँ, इस ठंडी बर्फ़ को रगड़ती हुई आई हूँ, इसलिए मैं बहुत ठंडी यक हवा हूँ। कान भी उस आवाज़ को सुनते, जो ज़ों हवा की एक आवाज़ थी। वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी हवा चलने की खुश्क मौसम में, वो ठंड भी थी। और वो ठंडी यक हवा जो बर्फ़ को टच होकर आई थी, वो कितनी ठंडी यक हवा होगी। आम दिनों में दूसरे शहरों में सर्दियों में बारिश हो जाए तो ठंडी यक हवा चलती है, तो कहते हैं कहीं पे बारिश हुई है। और करीब कहीं बर्फ़ पड़ी हो तो अगले कहते हैं यकीनन कहीं बर्फ़बारी हुई है, जो हवा इतनी ठंडी यक है। क्योंकि हवा नहीं होती, ऐसे होता है जैसे बर्फ़ पिघल के पानी बनने की बजाय बुखारात बन के हवा बन गई है। और बर्फ़ पिघली है, उसका पानी नहीं बना, वो हवा बनी है, बुखारात बनी है। तो वो हवा कितनी शदीद ठंडी हो गई। आपने जितने भी गर्म कपड़े पहन रखे हों तो वो चीरती हुई अंदर आ रही थी और वो दोनों ठठरते जा रहे थे। मुंह से ऐसे धुएं निकल रहे थे कि वो जो सांस ले रहे थे, सांस तो अंदर ठंडी यख जाती थी, लेकिन बाहर जब निकलती थी तो एक धुएं का सा एहसास था और एक कपकपाहट थी जो दोनों के अंदर थी, उस बर्फ के अंदर चलते हुए।
चलते चलते वो शख्स कभी उनसे आगे हो जाता और वो भी उसी को फॉलो करते हुए चल रहे थे। वो भी दोनों उसी तरह ठठरते हुए जा रहे थे जैसे वो सामने जाता हुआ शख्स भी ठठर रहा था, अपनी शाल से बर्फ़ को हटाता था। ये भी अपनी थोड़ी थोड़ी देर के बाद शालों पे जो बर्फ़ गिर चुकी थी उसको हटाते, अपने सर से बर्फ़ को हटाते, हाथों को इसी तरह रगड़ते, बगैर कोई बातचीत किए आगे इसलिए बढ़ रहे थे कि रुकना नहीं है, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, उसी शख्स के पास ही पहुंचना है जिसके साथ वो बात कर चुके थे। हाँ, हम आज लाजमी पहुंच जाएंगे। उसने अपनी मजबूरी कहा था, यार आज लाजमी आ जाना, आज कोई मसला बना तो मेरे घर ठहर जाना, आना लाजमी। तो ये दोनों उसी ठंड के अंदर चलते हुए जा रहे थे। तो वहीं पे ही चलते चलते तकरीबन उसी बंदे को कभी वो करीब आता जो दूर चला जाता, एकदम से मिस्त्री ने पता नहीं क्या देखा कि उसकी आंखें एकदम से ऐसी खुली कि वो अपनी जगह पे रुक सा गया। नबील जो 2 कदम आगे चला गया, उसने देखा जो कदम से कदम मिलाता हुआ मिस्त्री साथ आ रहा था, कहीं पीछे क्यों रुक गया है। तो बंदा फौरन मुड़ के देखता है क्या हुआ। तो नबील ने भी मुड़ के देखा तो देखा मिस्त्री अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। उसके चेहरे पे ऐसा शदीद खौफ है, उसकी आंखें खुली की खुली हैं और खौफ में मुब्तला हो गई हैं और वो डरा सहमा सा अपनी जगह पे रुक गया है। नबील उसको देख के चौंका कि इसने क्या देख लिया, क्या हो गया है। नबील कुछ समझ नहीं पाया कि क्या माजरा है, क्या हुआ है। तो नबील ने उसको कहा, उस्ताद जी की होया जे, अपनी ज़बान में कहा, उसको हिलाया। तो उस्ताद जैसे खौफ से बाहर तो निकला, उस तिलस्म से, उस जादुई सहर से, उस खौफ से बाहर तो निकला, लेकिन अभी तक डरा हुआ था। तो उसने अपनी आंखों से ऐसे इशारा किया तो नबील ने उसी सिमत देखा तो वो सामने वही शख्स था जो अब करीब था उनके, कभी दूर हो जाता था कभी करीब था, अब वो उनके करीब था और वो उसी की तरफ इशारा कर रहा था। तो नबील का हैरान हुआ, इसमें ऐसी क्या बात है, वो हमारे आगे चल रहा है तो डरने वाली क्या बात है। तो उसी वक्त अपनी आंखों से उस्ताद ने इशारा किया ज़मीन की तरफ। नबील ने ज़मीन की तरफ देखा और फिर उस्ताद ने इशारा किया उस बंदे की तरफ और नबील ने उस बंदे की तरफ देखा। तो उसी लम्हे उसके दिमाग के अंदर भी करंट सा लगा और उसको झटका सा लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तब उसने दोबारा ज़मीन की तरफ देखा, उस बंदे की तरफ देखा, ज़मीन की तरफ देखा, उस बंदे की तरफ देखा। वो जो ज़मीन की पगडंडी जिस पे वो चल रहे थे वो बर्फ़ से ढकी हुई थी और नबील ने फौरी मुड़ के अपने पीछे देखा तो जहां जहां से ये चलते हुए आ रहे थे वहीं वहीं बर्फ के अंदर दोनों के पांव के निशान लगे हुए थे। जब भी आप बर्फ के अंदर चलते हैं तो आपके पांव बर्फ के अंदर धंस से जाते हैं, वहीं कदमों के चलने के बाकायदा निशान बनते जाते हैं। तो ये दोनों जहां जहां से चलते हुए आ रहे थे इनके पांव के कदमों के पीछे निशान बने हुए थे, लेकिन वो जो उनके सामने जा रहा था उसके किसी भी पांव के कदमों के निशान नहीं थे। तो फिर वो कैसे चल रहा था, वो तो इन्हीं के बिल्कुल सामने ही इसी पगडंडी पे जा रहा था, तो असल में तो उसके सामने पांव होने चाहिए थे। नबील को एहसास हुआ, मुझे क्यों नहीं ये ख्याल आया, काफी देर से ये हमारे आगे चल रहा है, कई दफा तो ये बिल्कुल करीब भी हमारे आ गया है, लेकिन एक भी पांव का निशान नहीं है। तो फिर ये कौन है जो खांस भी रहा है, जो सर से बर्फ भी हटा रहा है, शाल से भी हटा रहा है, इसके कदमों के निशान कहां हैं। अमूमन वो कहते हैं हमारे घरों में जब हम सुबह सो के उठते हैं बाहर बर्फ ही बर्फ जमी होती है, तो पहले जो शख्स भी चलता है उसके कदमे के निशान जहां जहां पड़ जाते हैं तो दूसरे लोग कोशिश करते हैं बजाय नए रास्ते से जाने के जहां पे कदमों के निशान होते हैं तो वहीं वहीं पे पांव रखते हैं ताकि पांव ठंड से बच सकें। और वैसे भी बर्फ के अंदर चलना मुश्किल होता है, जब आप पांव रखते हैं पांव धंस जाता है, फिर दूसरा रखता है वो भी पांव धंस जाता है, जोर लगा के पांव को उठाना पड़ता है। लेकिन पहले से किसी के कदम हो और उन्हीं कदमों पे आप दोबारा से पांव रखोगे तो आपका जोर नहीं लगता। तो वो कहते हैं हमारे जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जब ये पगडंडी बर्फ से ढकी हुई है, ताजी ताजी बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, तो ताजी बर्फ जहां पे भी पड़ती है कदम का निशान बनता ही बनता है। और जिस तरह ये हमारे आगे चल रहा था तो इसके निशानों पे हम चलते हुए जाते, हम तो इसके निशानों पे चल ही नहीं रहे क्योंकि उसके पांव के निशान थे ही नहीं। और कहते फिर मैं भी वहीं पे मुजस्सम सा हो गया और उसको देखता रहा, वो चलते 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 आंखों से गायब हो गया। तभी मिस्त्री ने और मैंने एक दूसरे की तरफ देख के कहा कि ये इंसान नहीं है। मिस्त्री अभी तक तिलस्म में था क्योंकि उस घर में एक वाकया मेरे साथ तो हो चुका था, मिस्त्री के साथ ये पहला वाकया था, इसलिए वो बहुत खौफ में आ गया। तभी मैंने उसको हाथ पकड़ा, उसको भागने से रोका और कहा रुको 1 मिनट, आयतुल कुर्सी पढ़ो।
ये इंसान नहीं है, जिन है, मुझे समझ आ गई है, इसके पाँव के निशान नहीं है, आयतुल कुर्सी पढ़ो। तो वो जैसे होश में नहीं था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर भी फूंका। उस पर भी पढ़ के मैंने आयतुल कुर्सी जैसे ही फूंकी तो जैसे वो होश में आया, जैसे वो हल्का सा झटके में आया। खौफ अभी भी उस पर तारी था, लेकिन कुछ बेहतर कंडीशन में उसको आया। मैंने कहा उस्ताद जी निकलो यहाँ से, डरो नहीं, अब आगे हम नहीं जा सकते, तुमने देख लिया ये इंसान नहीं है, बर्फ पे चलता हुआ कोई जिन है जो सामने जा रहा है, जिसके पाँव के निशान नहीं है। और वहीं से जल्दी से हम पीछे मुड़े और हमने दौड़ लगाई, जैसे कैसे हम अपने घरों को पहुंच गए। लेकिन आज तक ये वो दोनों वाक़यात मैं अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सका। वो एक रात जो उस घर में गुजारी थी, और ये बग़ैर पाँव के निशान वाला शख्स जिस चलता हुआ जा रहा था, ये कोई इंसान नहीं, जिन था। और मैंने आपको कहा था मैं आपको उनका वॉइस मैसेज भी सुनाऊंगा, तो ये वॉइस मैसेज भी सुन लीजिए। डरता तो इतना नहीं हूँ, जब से ये MMTV के साथ मेरा एक तल्लुक बना है, मेरा एक फैमिली का रिश्ता बना है, उसके बाद तो डर तो तकरीबन 100% मेरे से ख़त्म हो गया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ डर खौफ नहीं है। लेकिन आपको पता है ज़ाहिर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि ये जब ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे जब मौका वारदात होता है ऐसी जगहों पे तो बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। हमारे दिल दहल गए, हम दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये वो कहते हैं मैं अब डरता नहीं हूँ जब से MMTV का हिस्सा बनाऊँ। यस, ये बहादुर हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन ये सच है। जब इस तरह का लफ्ज़ उन्होंने वारदात का है, इस तरह का मामला आपकी आंखों के सामने आ जाए, रात को आप कहीं हों और बाहर इस तरह हो रहा हो, तो बड़े से बड़े वहाँ पे डर जाते हैं। ये थी उनकी कहानी जो नबील मलिक ने सुनाई और मैंने आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। स्टोरी STORY या OCS, ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, तो इनके पहले पहले लफ्ज़ ऑफ के O, कैमरा की C, स्टोरी का S, OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कहानी भेजी है। ऊपर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं स्टोरी को, यानी कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करा के भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ लाजमी आपने स्टोरी या OCS लिखना है। और आप मदद करना चाहते हैं उन लोगों की जो ईद मनाने की ख्वाहिश रखते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, जूती कपड़े या ईद पे सेवियां खा लें, कुछ भी ईद पे उनको खुशी देना चाहते हैं, तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे कैश लिखिए CASH, तो मैं फौरी तौर पे आपको, और लिख भी सकते हैं लेकिन आखिरी लफ्ज़ कैश लीजिए, उसके ऊपर लिख सकते हैं जी आप बैंक अकाउंट भेजिए, तो मैं आपको बैंक अकाउंट भेज दूँगा। आप उस पर अपनी सदका खैरात, ज़कात या वैसे ही सदक़े के अलावा हट के भी उनकी मदद करना चाहें तो ज़रूर उनको भेजिए, और ताकि आपकी अमानत उन तक पहुँच जाए। और स्टोरी के लिए स्टोरी OCS लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हेल्प करनी है किसी की तो आप कैश लिख दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको बैंक अकाउंट भेज दूंगा। और जो पाकिस्तान से लोग हैं, मेरा जैज़ कैश बना हुआ है इसी व्हाट्सएप के नंबर पे, उस पर ईजी पैसा और जैज़ कैश भी भेज सकते हैं। जैज़ कैश ईजी पैसा जो पाकिस्तान से भेजना चाहें इसी नंबर पर भेजें 031366555500। और बाहर से जो भेजना चाहते हैं स्टोरी या कैश लिखना चाहते हैं ताकि मैं उनको बैंक अकाउंट दे सकूं, तो मेरा व्हाट्सएप का यही सेम नंबर है, सिर्फ शुरू में पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092 या +92 31366555500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा टाइम क्या होना चाहिए, अभी तक ये बात चल रही है, ताकि उस हिसाब से मैं टाइम को सेट करूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।